सफ़र में भीड़ तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफ़र में भीड़ तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। यही है ज़िंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। यही है ज़िंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं एज इकोनॉमिक्स के साथ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज में हम अध्ययन कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली परीक्षा में आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, ये सीरीज या आज का सेशन हम शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो मैं आप सभी से दरख्वास्त करूँगा कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट भी करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो कुछ इस प्रकार है कि मांग की आड़ी लोच होती है। ऑप्शन ए सदैव धनात्मक, बी सदैव ऋणात्मक, सी स्थानापन्न वस्तुओं के प्रति ऋणात्मक और डी संयुक्त मांग वाली वस्तुओं में ऋणात्मक। जी हाँ साथियों, ये प्रश्न है आपके सामने और गेस करिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप इसके उत्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो साथियों मैं इसका उत्तर अगर बताऊं आपको तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ साथियों, संयुक्त मांग वाली वस्तुओं में क्या होता है, मांग की आड़ी लोच हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, अब सबसे पहले चीज़ क्या है मांग की आड़ी लोच। इसके पहले वाले वीडियोज में मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ कि मांग की आड़ी लोच क्या होती है। अगर इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और इस सीरीज़ के जो पहले वाले वीडियो हैं उनको देखिए। दोस्तों, अगर मैं एक बार यहाँ पर पुनः उसी चीज़ का उल्लेख करूँ तो एक वस्तु की मांग में जो परिवर्तन दूसरी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, एक ये है और एक ये है। इस वस्तु के मूल्य में जो परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, उससे मांग किसकी प्रभावित हो रही है, दूसरी वस्तु की। वो घट रही है या बढ़ रही है। ठीक, तो एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जब दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है तो उसे हम मांग की आड़ी लोच कहते हैं। ठीक है, मांग की आड़ी लोच का जो सूत्र होता है वो यही होता है कि ए वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन, ए वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा बी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ओके, तो इसकी कीमत में और इसकी मांग में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो साथियों अगला जो प्रश्न है वो ये है कि जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा के रूप में होता है तो यह बताता है कि मांग की लोच ऑप्शन ए शून्य है, ऑप्शन बी इकाई से कम है, ऑप्शन सी इकाई से अधिक है या फिर ऑप्शन डी अनंत है। जी हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण सा प्रश्न है ये आप सभी के लिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर अगर देखें तो साथियों इस प्रश्न का जो उत्तर है कि अगर जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर है यानी आधार अक्ष के समानांतर है तो जो मांग की लोच है वो क्या होगी, अनंत होगी। ठीक है, अनंत होगी। भाई ऐसी इस तरह की अगर मान लीजिए आपका मांग वक्र बनता है तो इसकी जो लोच है वो अनंत होगी। ठीक, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर हमने कीमत प्रदर्शित की, यहाँ पर हमने मात्रा प्रदर्शित की। ठीक है, तो यहाँ पर कीमत में किसी तरह का कोई परिवर्तन जो है, मात्रा में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं ला रहा है। ठीक है, यानी कि जब कहने का मतलब है कि कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है उससे मांग की मात्रा किसी तरह से प्रभावित नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो एक सीधी रेखा के रूप में जो मांग वक्र होता है वो एक्स अक्ष के समानांतर यानी इसको क्या कहेंगे, पूर्णतया लोचदार होता है। ठीक, मांग वक्र क्या होता है, पूर्णतः लोचदार होता है। ओके जी। और अन्य तथ्यों की अगर मैं बात करूं इसी प्रश्न से संबंधित तो जब मांग वक्र वाई अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा में होता है, इस प्रकार का होता है, तो ये पूर्णतः बेलोचदार मांग होती है। बेलोचदार मांग का मतलब क्या होता है कि मांग के लोच में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, कीमत चाहे जितनी घटे चाहे बढ़े। ठीक, और इसके विपरीत उल्टा एक्स अक्ष के समानांतर जब मांग वक्र होगा उसमें होता है। ठीक है, कि कीमत में जरा सा भी परिवर्तन जो है मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला देती है। ओके, अब जब मांग उसी अनुपात में परिवर्तित हो जिस अनुपात में मूल परिवर्तित होता है तो इसे लोचदार मांग कहते हैं। ओके,
तो ये चीज़ें आपको जानकारी रखनी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 166 का है। तो तिरछी मांग से अभिप्राय एक वस्तु की मांग में परिवर्तन निम्न कारण से होता है। ठीक, ऑप्शन ए दूसरी वस्तु की उपयोगिता में अंतर, ऑप्शन बी दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन, ऑप्शन सी दूसरी वस्तु के स्वभाव में परिवर्तन, या फिर ऑप्शन डी दूसरी वस्तु के आकार में परिवर्तन। ठीक है, तो तिरछी मांग से अभिप्राय होता है, उसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, जब दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से किसी दूसरी पहली वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है तो वहाँ पर क्या होता है, आड़ी मांग की लोच होती है, जिसे तिरछी मांग की लोच भी कहते हैं। ठीक, क्रॉस डिमांड। ठीक है, इलास्टी ऑफ क्रॉस डिमांड या क्रॉस डिमांड इलास्टी कहते हैं इसको। ये चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो साथियों अगला जो प्रश्न है वो ये है कि एक व्यक्तिगत मांग वक्र इस मान्यता पर आधारित होता है कि निम्न तत्व को छोड़कर बाकी सब निर्धारक तत्व स्थिर रहेंगे। अब ऐसा कौन सा तत्व है जो स्थिर रहेगा, बाकी सब परिवर्तित होते रहते हैं या हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वस्तु की कीमत। ठीक है, एक व्यक्तिगत मांग वक्र जो है इस मान्यता पर आधारित होता है कि वस्तु की कीमत को छोड़कर शेष सभी निर्धारक तत्व स्थिर रहते हैं, क्योंकि मांग वक्र का विश्लेषण वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा द्वारा किया जाता है। भाई यही तो कहते हैं, मांग वक्र की जब बात करते हैं या मांग की जब बात करते हैं तो कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है। ठीक, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी। ठीक, लेकिन अन्य बातें समान रहने पर, यानी अन्य तत्व तो स्थिर रहेंगे और सिर्फ परिवर्तन किस में होगा, वस्तु की कीमत में। ठीक, सिर्फ परिवर्तन होगा वस्तु की कीमत में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न सूत्र में लोच गुणांक इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपान कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ऊपर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यह लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, नई मांग या फिर मूल मांग। जी हाँ साथियों, महत्वपूर्ण सब प्रश्न है और ये आपकी पीजीटी की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, मांग में प्रतिशत परिवर्तन। जी हाँ, लोच का जो सूत्र हम पढ़ते हैं कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपान कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, वही ये सूत्र यहाँ पर है और जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह मांग में प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, लोच गुणांक किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को व्यक्त करता है। ठीक, किसके अनुपात को, किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ें और बात करें अगले प्रश्न की। तो सैमुएल्सन के अनुसार मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा सूत्र है, मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा सूत्र क्या है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए तटस्थता वक्र विश्लेषण, ऑप्शन बी मांग की लोच, ऑप्शन सी उद्घटित अधिमान सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी उपयोगिता विश्लेषण। जी हाँ, बड़ा जाना पहचाना सा प्रश्न है, इसके ऑप्शन भी आप जरूर जानते होंगे। साथियों इस प्रश्न का जो उत्तर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उद्घटित अधिमान सिद्धांत। ठीक, मांग के तार्किक सिद्धांत का जो तीसरा सूत्र है वो क्या है, उद्घटित अधिमान सिद्धांत है, जिसे सैमुएल्सन ने 1958 में, जी हाँ 1958 में अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम था इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्या नाम था, इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स। ठीक, इसमें इन्होंने 1958 में ये सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था, जिसे कहते हैं उद्घटित अधिमान सिद्धांत। ठीक, और उपयोगिता विश्लेषण ये मार्शल का है, हिक्स एलन का ये तटस्थता वक्र विश्लेषण है। ठीक, मांग की लोच का तो मांग के तार्किक सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है, ये तो परिमाणात्मक व्याख्या करती है मांग की। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्घटित अधिमान सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जब दोनों वस्तुओं की मांग घटती है या बढ़ती है तो मांग की तिरछी लोच यानी आड़ी लोच, वही क्रॉस इलास्टी ऑफ डिमांड। ठीक, तिरछी लोच क्या होगी, ऋणात्मक होगी, धनात्मक होगी, शून्य होगी, इकाई के बराबर होगी। ठीक, कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जब दोनों वस्तुओं की मांग घटती या बढ़ती है। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक होगा। ठीक,
ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि एक वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन का एक संबंधित कीमत से प्रतिशत परिवर्तन का अनुपातिक संबंध जो है हम मांग की तिरछी लोच से ज्ञात करते हैं। ठीक, यथा तो हम जानते हैं। ऐसा दो प्रकार की वस्तुओं में होता है। ठीक, ये जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये कितनी प्रकार की वस्तुओं में होता है? दो प्रकार की वस्तुओं में। एक होता है प्रतिस्थापन वस्तुएं, ठीक, एक प्रतिस्थापन वस्तुएं और एक पूरक वस्तुओं के संबंध में, एक पूरक वस्तुओं के संबंध में। ओके, जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दोनों वस्तुओं की मांग घटती है या बढ़ती है तो मांग की तिरछी लोच ऋणात्मक होती है। ठीक, क्योंकि ऐसी वस्तुएं पूरक होती हैं। कैसी होती हैं? ऐसी वस्तुएं पूरक होती हैं। ठीक है, अगर कीमत में परिवर्तन हो और दोनों वस्तुओं की मांग घटे या बढ़े तो ये वस्तुएं कौन सी होंगी? पूरक। ओके, क्योंकि एक का जो उपयोग है दूसरे पर डिपेंड करता है, जैसे दाएं पैर का जूता और बाएं पैर का जूता। ओके, तो इसका ऑप्शन जो है आपका सही वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋज रेखाओं पर श्रम एवं पूंजी की सीमांत उत्पादकता होती है। जी हाँ, अगर आपने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी परीक्षा दी है, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे अन्य कोई टीचिंग एग्जाम हो, तो ऋज रेखाओं से संबंधित एक प्रश्न आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आता भी है। ठीक है, तो ऋज रेखाओं पर श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता जो होती है वो क्या होती है? ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऋज रेखाओं पर श्रम एवं पूंजी की जो सीमांत उत्पादकता है वो शून्य होती है। ठीक, अब बात करें ऋज रेखाओं की, तो जब दोनों साधन एक दूसरे के स्थान पर पूर्णतया प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं तब इस प्रतिस्थापन की एक प्राविधिक सीमा होती है। ठीक, क्या होती है? एक प्राविधिक सीमा होती है कि भाई जो प्रतिस्थापन होगा वो इसके आगे नहीं हो सकता। ओके, जिसके बाहर प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता है। उत्पादन की इस प्राविधिक सीमा को प्रदर्शित करने वाली रेखाओं को क्या कहा गया है? ऋज रेखाएं कहा गया है। तो ऋज रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 2। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। ओके, इन सीमाओं के भीतर ही प्रतिस्थापन हो सकता है, बाहर नहीं। ठीक है, और जो एक इकोनॉमिस्ट हैं रोनाइडर, नाम याद रखिएगा, रोनाइडर एक इकोनॉमिस्ट हैं। तो इसके अंदर के जो एरिया को उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने प्रतिस्थापन क्षेत्र, एरिया ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा है। ठीक है, ये काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी रही जो मैंने आपको दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी साथियों, अगर ऋज रेखाओं के ही संबंध में अगर मैं और एक तथ्य आपको बताऊं तो एक ऋज रेखा के सभी बिंदुओं पर जो MRSTS-LK होता है, यानी तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो होती है वो शून्य होती है। ठीक, यही जो है इसमें प्रश्न में पूछा गया है, इसीलिए जो ये प्रश्न का उत्तर है आपका वो है सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्पादन की प्राविधिक सीमाएं क्या व्यक्त करती हैं। ठीक, तो सीमाएं व्यक्त की जाती हैं, उत्पादन की प्राविधिक सीमाएं व्यक्त की जाती हैं। कैसे व्यक्त की जाती हैं? सम उत्पाद वक्रों के द्वारा व्यक्त की जाती हैं, सम लागत वक्रों के द्वारा व्यक्त की जाती हैं, ऋज रेखाओं के द्वारा व्यक्त की जाती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों ये प्रश्न अभी देखिए, इसके पहले हमने देखा कि जो उत्पादन की प्राविधिक सीमाएं हैं वो ऋज रेखाओं के द्वारा व्यक्त की जाती हैं। ठीक, ऋज रेखाओं के द्वारा व्यक्त की जाती हैं। रोनाइडर इन रेखाओं के बीच का जो एरिया है उसे प्रतिस्थापन क्षेत्र कहते हैं। ठीक, चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका सी हो गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एक विशेष सम उत्पाद वक्र मानचित्र पर कितनी ऋज रेखाएं हो सकती हैं। तो साथियों इसके जस्ट पहले अभी हमने चर्चा की कि कितनी ऋज रेखाएं हो सकती हैं? 2 ऋज रेखाएं हो सकती हैं। ओके, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है कि निम्न मांग तालिका में एक मांग तालिका दी हुई है, यदि कीमत 4 रुपये प्रति इकाई से कम होकर 2 रुपये प्रति इकाई रह जाए तो मांग की लोच होगी। ठीक, ये कैलकुलेशन का सवाल है। इसके लिए आपको देखिए सूत्र पता होना चाहिए कि मांग की लोच हम ज्ञात कैसे करते हैं। तो साथियों मांग की लोच ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है डेल्टा Q अपान डेल्टा P, ओके, इंटू P अपान Q। इसी फॉर्मूले में आपको रख देना है और कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो आपका डेल्टा Q है, यानी परिवर्तन कितना हो रहा है? ठीक, 50 से 75, यानी 4 से 2 हो रहा है तो 25 का परिवर्तन हो रहा है। तो 25 अपान कीमत में कितना परिवर्तन हो रहा है? 2 रुपये का। ओके, अब P कितना था? 25। ठीक है ना, P कितना था? P कितना था आपका? पहले 4 था और P आपका कितना था? 4 और अपान
जो आपकी क्वांटिटी थी पहले वो थी 50। अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इकाई के बराबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो तटस्थता वक्र की निम्न विशेषताओं में से एक गलत है। कौन सा गलत है आपको बताना है। ठीक, तटस्थता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, बात तो ठीक ठाक लग रही है। ठीक है, वह मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। ठीक है, ये भी सही लग रहा है। वह एक दूसरे को कभी नहीं काटते, ये भी सही है। वह सदा एक्स अक्ष को छूता है, ये बात एकदम गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऊपर के जो सारे ऑप्शन हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, उनमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। ठीक है, और जो चौथा ऑप्शन है वो एकदम पूरी तरह से गलत है। ठीक, क्योंकि हम जब तटस्थता वक्र विश्लेषण पढ़ते हैं, उसकी विशेषताएं पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम साफ साफ ये पढ़ते हैं कि तटस्थता वक्र अक्षों को स्पर्श नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अन्य बातें समान रहें, कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप मांग के परिवर्तन को क्या कहते हैं। अन्य बातें अगर समान रहें और कीमत में कमी हो जाए, ठीक, तो मांग में जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, मांग में वृद्धि, मांग में कमी, मांग में संकुचन, या फिर डी, मांग में विस्तार। ठीक है, तो साथियों इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, मांग में विस्तार, मांग में विस्तार। ठीक है, अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन से होता है और मांग वक्र के साथ गति होती है तो इसे मांग में विस्तार कहते हैं। मांग में विस्तार कहते हैं, यानी इसी को मांग में संकुचन और मांग में विस्तार कहते हैं। जब उपभोक्ता की दी हुई कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। तो जो ये मांग में विस्तार और संकुचन की क्रिया होती है ये एक ही मांग वक्र पर होती है, ऊपर नीचे होती है। मान लीजिए ऊपर जा रहा है तो ये मांग में संकुचन हो गई, नीचे आ रहा है तो मांग में विस्तार हो गई। ठीक, और जो मांग वृद्धि है तो उसमें क्या है कि मांग वक्र जो है परिवर्तित होता रहता है ऊपर नीचे। ठीक है, दाएँ बाएँ खिसकता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी स्थिति उपभोक्ता संतुलन को व्यक्त करती है। ऑप्शन नंबर ए, MRS XY बराबर PX/PY। ठीक, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, आप देख ही रहे हैं। ठीक, तो साथियों ये एक तरह का रिपीटेड क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि जहां प्रतिस्थापन की सीमांत दर दोनों वस्तुओं की, उसके कीमत और दोनों वस्तुओं की कीमत के अनुपात के बराबर होती है, वहीं पर जो उपभोक्ता है वो संतुलन में होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र की ढाल वास्तव में x और y के लिए स्थापन्यता की सीमांत दर, यानी कि बजट रेखा पर x की कीमत का y की कीमत से अनुपात प्रदर्शित किया जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, जो संतुलन वक्र का ढाल है और बजट रेखा का ढाल है, दोनों यहाँ पर बराबर हैं। ठीक, तो यहाँ पर MRS XY बराबर PX/PY। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक उपभोक्ता के रूप में आप ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं खरीदेंगे, उत्पादन लागतें कम करेंगे, अधिक से अधिक वस्तुएं बनाएंगे, उपयोगिता को अधिकतम करेंगे। तो साथियों एक बेसिक सा और एक कॉमन सेंस वाला प्रश्न है ये कि एक उपभोक्ता के रूप में आप क्या करेंगे। ठीक, तो मेरे हिसाब से आप भी सब यही सोच रहे होंगे कि उपयोगिता को अधिकतम करेंगे। वो एक उपभोक्ता के रूप में आप वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता को अधिकतम करेंगे। ठीक, क्या अधिकतम करेंगे, यूटिलिटी को आप अधिकतम करने की कोशिश करेंगे। ठीक, क्योंकि अर्थशास्त्र यह मानता है कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। क्या है, अर्थशास्त्र हमेशा विवेकशील प्राणी का ही अध्ययन करता है। जो विवेकशील नहीं है उसका अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता, वो अध्ययन क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, तो एक विवेकशील उपभोक्ता का मेन जो मोटो है वो क्या है, उपयोगिता को अधिकतम करना। ओके, अगला प्रश्न है कि मांग की लोच इकाई के बराबर होगी जब सीमांत आय क्या होगी। ठीक, धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक या अनिर्धारणीय। तो साथियों मांग की लोच अगर इकाई के बराबर है तो ये कब होगी, जब सीमांत आय आपकी क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है, मांग की लोच इकाई के बराबर तब होती है जब सीमांत आय यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू आपका क्या होगा, जीरो होगा। ओके, अतएव इस अवस्था में यदि एक फर्म कीमत में परिवर्तन करेगी तो कुल आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो मार्जिनल रेवेन्यू है जीरो है। ठीक, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर मैं बात करूं तो यदि मांग की लोच इकाई से अधिक है, ठीक है,
मांग की लोच क्या है, इकाई से अधिक है, तो वहाँ पर क्या होगा, सीमांत आय धनात्मक होगी। ठीक, मांग की लोच इकाई से कम है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, सीमांत आय ऋणात्मक होगी। और जहाँ मांग की लोच शून्य है वहाँ पर सीमांत आय शून्य होगी। ये चीज़ें आपको याद रखना है तीनों। आगे बढ़ें और बात करें अगले प्रश्न की, तो श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण यानी कि द डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, आंतरिक बचतें, बाह्य बचतें, उपरोक्त ए एवं बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो साथियों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा आपका क्या, उपरोक्त ए एवं बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। जो श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण होता है ना, वो आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की इकोनॉमीज यानी बचतें उत्पन्न करता है। ठीक है, जब श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण होता है तो प्रत्येक श्रमिक को एक विशेष कार्य सौंपा जाता है। भाई जो जिस चीज़ में विशेषज्ञ है, स्पेशलाइज्ड है, उसको वही कार्य दिया जाएगा। ठीक, तो वह व्यक्ति उस कार्य को अधिक दक्षता एवं उत्पादकता से करता है। ठीक, जिससे उसकी दक्षता में वृद्धि होती है, वस्तुओं को उत्पादित करने में समय की बचत होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक है, लागतें कम होती हैं तथा उद्योग को बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। ये सभी आंतरिक बचतें हैं और बाह्य बचतें भी इसी से संबंधित प्राप्त होती हैं, जैसे कि कच्चा माल वगैरह सस्ता मिलने लगता है, आसपास के क्षेत्रों का विस्तार होने लगता है, उससे जुड़े हुए अन्य जो उद्योग हैं वो भी लाभान्वित होते हैं। ठीक है, तो ये बाह्य बचतें हो गई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किसी वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग होने पर उसकी मांग हो जाती है। ठीक, क्या हो जाती है, अधिक लोचदार, कम लोचदार, पूर्णतया बेलोच या फिर शून्य। अब अगर वैकल्पिक प्रयोग है कि एक वस्तु के हम कई तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, कई उपयोग उसके संभव हैं, ठीक है, तो उस वस्तु की जो मांग होगी वो क्या होगी, अधिक लोचदार होगी। क्या होगी, अधिक लोचदार होगी। ठीक है, मार्शल यहाँ पर कहते हैं कि यदि कोई वस्तु ऐसी है जिसके अनेक प्रयोग संभव हैं तो उसकी मांग अधिक लोचदार होगी। ठीक है, इसका एक उदाहरण वो देते हैं पानी वाला, कि यानी पानी सस्ता हो जाए तो लोग उससे खेती करने लगेंगे, बगीचा लगवाने लगेंगे, कपड़ा धोने में प्रयोग करने लगेंगे, और अगर महंगा हो जाए तो क्या करेंगे, अन्य प्रयोग उसके छोड़ देंगे और केवल पीने के रूप में उसका प्रयोग करेंगे। इस प्रकार विभिन्न उपयोग होने के कारण जल की मांग अधिक लोचदार हो गई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उदासीनता वक्र विश्लेषण नई बोतल में पुरानी शराब है। जी हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन है ये, और ये नई बोतल में पुरानी शराब, ये कोटेशन बार बार परीक्षाओं में रिपीट होती है। ये पीजीटी 2003, टीजीटी 2009 आदि परीक्षाओं में ये प्रश्न आपका आया हुआ है। ठीक है, तो ये साथियों ये प्रश्न है जो है वो है आपका रॉबर्टसन का। किसका प्रश्न है ये, रॉबर्टसन का। ठीक है, रॉबर्टसन का कथन है ये, और रॉबर्टसन कहते हैं कि जो अनाधिमान वक्र विश्लेषण की का जो ये प्रतिपादन किया गया है तो इसमें कुछ नया नहीं दिया गया। ठीक, उसकी आलोचना करते हुए वो कहते हैं कि जो अनाधिमान वक्र पद्धति है ये नई बोतल में पुरानी शराब मात्र ही है। इस प्रकार उनके मत में अनाधिमान वक्र विश्लेषण में कोई नई विचारधारा नहीं है, ये उपयोगिता विश्लेषण का ही एक परिवर्तित रूप है। ठीक है, यानी कि वो अनाधिमान वक्र विश्लेषण को कोई नई विचारधारा नहीं मानते हैं। ठीक, तो नई बोतल पुरानी शराब ये रॉबर्टसन का कथन है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। दिया साथियों ये प्रश्न आपका यूजीसी नेट में पूछा गया है, एक बार पीजीटी परीक्षा में भी पूछा गया है, और आने वाली परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। ठीक है, और उसके बाद इन मिले हुए कूटों को ऑप्शन में ढूंढना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए गॉसेन का नियम, ग्रेसम का नियम, से का नियम, वेगनर का नियम, और इधर पहला मांग और आपूर्ति, मुद्रा का संचालन, सार्वजनिक व्यय, सीमांत उपयोगिता। चलिए जल्दी जल्दी इसको गेस करिए और इसका ऑप्शन देखिए क्या हो सकता है। ठीक है साथियों, अगर हम बात करें गॉसेन का प्रथम नियम तो क्या था, सीमांत उपयोगिता था। ठीक है, तो पहले को चौथे से मिलाएंगे। ग्रेसम का नियम क्या था, तो ये मुद्रा के संचलन से संबंधित था, यानी कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ये नियम था ना ग्रेसम का। से का नियम क्या था, मांग और आपूर्ति का नियम था। ठीक है, कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, ये से का नियम था। और लास्ट में बचा वेगनर का नियम, तो वेगनर किससे संबंधित है, सार्वजनिक व्यय से। तो पहले का 4, ठीक,
बी का दूसरा हो जाएगा, ठीक, तीसरा सी का फर्स्ट हो जाएगा और 4 का अपना 4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है ना। और इन नियमों की अगर मैं बात करूं तो मैंने एक मोटा मोटा आपको बता ही दिया कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो था वो गॉसेन का नियम था, ठीक है। उन्होंने जो है एक जो उपयोगिता ह्रास नियम दिया था कि जैसे जैसे उपयोग की प्रक्रिया बढ़ती जाती है तो उससे प्राप्त होने वाली वस्तुओं से प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो क्रमशः घटती जाती है। ग्रेसन के नियम की भी मैंने चर्चा कर दी कि बुरी मुद्रा अच्छे मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ठीक है। से का नियम पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। और जो वेगनर का नियम था ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आप सुन लीजिए कि सार्वजनिक व्यय जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर की अपेक्षा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर की अपेक्षा अधिक तेज दर से बढ़ता है। कौन? सार्वजनिक व्यय। ओके, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, ये भी उसी तरह से संबंधित है और इस तरह के प्रश्न जो है यूजीसी नेट और पीजीटी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न है कि सूची 1 को 2 से मिलाना है। तरलता जाल किससे संबंधित है? जोड़ की समस्या, समूह संतुलन, आभासी लगान। इधर मार्शल, चैम्बरलिन, यूलर प्रमेय और केन्स, ठीक। तो साथियों इसको अगर हम मिलाएं तो जो तरलता जाल है वो किससे संबंधित है? वो कीन्स से संबंधित है। ओके, जोड़ की समस्या ये यूलर प्रमेय से संबंधित है, ठीक है। और यूलर प्रमेय आपने सुना होगा कि जब अगर जो उत्पादन होता है अगर उत्पादन के सभी साधनों पर उसकी योग्यता के आधार पर या उत्पादन क्षमता के आधार पर बांट दिया जाए तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा, इसको निःशेष प्रमेय भी कहते हैं। ओके, समूह संचलन ये चैम्बरलिन की विचारधारा है। ओके, और आभासी लगान ये मार्शल का है। तो पहले को 4 से मिलाइए और बी को 3 से मिला दीजिए। तो पहले में 4 देखिए एक ही ऑप्शन में है ए भर में, तो सीधा सीधा आप यहाँ से टिक कर सकते हैं। ओके, और आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न है, चलिए साथियों आज का सेशन यहीं तक। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए कोविड का दौर है, ब्लैक फंगस और उसके बाद ये वाइट फंगस की बीमारियाँ भी बहुत घातक तरीके से फैल रही हैं, बहुत लोग हताहत हो रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया है वो करवा ले। देखिए साथियों मैंने अपना वैक्सीनेशन अभी हाल ही में करवाया है। वैक्सीन लगवाने के बाद थोड़ा सा आपको बुखार या हल्का सा हेडेक, हल्का सा बेचैनी और जिस जगह पर वैक्सीन लगती है हाथ में वहाँ पर थोड़ा सा पेन रह सकता है, तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और निसंकोच जितना जल्दी हो सके आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए और वहीं से जो है अपना पिन कोड डालकर अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जिस सेंटर में अवेलेबल हो वैक्सीन वहाँ पर अपना शेड्यूल सेट करिए और तुरंत वैक्सीन लगवाइए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। तो कोरोना के साथ साथ देखिए आपको चलना है, जीवन आगे बढ़ता ही रहेगा इसी तरह। आपको पढ़ना है, तैयारी भी करनी है। तो बाहर निकलने से पहले मास्क आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइजिंग और घर में आप हाथ तो धोते ही होंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।